अध्याय 6। आप पैसे साथ नहीं देख सकते आपकी आंखें। पैसा एक ऐसा विचार है जो आपके दिमाग में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 1974 के अंत में मैंने अपनी पहली निवेश संपत्तियों में से एक के रूप में वाइकिकी के किनारे पर एक छोटा कॉन्डोमिनियम खरीदा। एक औसत इमारत में 2 बेडरूम, एक स्नानघर वाली सुंदर इकाई की कीमत $56,000 थी। यह एक आदर्श किराए की इकाई थी और मुझे पता था कि यह तुरंत किराए पर मिल जाएगी। मैं गाड़ी से अपने अमीर पिता के कार्यालय गया। उन्हें सौदा दिखाने को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने दस्तावेजों पर नजर डाली और 1 मिनट से भी कम समय में उसने ऊपर देखा और पूछा, आप 1 महीने में कितने पैसे खो रहे हैं? लगभग $100 प्रति माह, मैंने कहा। मूर्ख मत बनो, अमीर पिताजी ने कहा। मैंने संख्याओं पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैं लिखित दस्तावेजों से पहले ही बता सकता हूं कि आप इससे कहीं अधिक खो रहे हैं। और इसके अलावा आप जानबूझकर ऐसी किसी चीज में निवेश क्यों करेंगे जिसमें पैसे का नुकसान हो? ठीक है, यूनिट अच्छी लग रही थी और मुझे लगा कि यह एक अच्छा सौदा है। थोड़ा सा पेंट और जगह बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी, मैंने कहा। यह जानबूझकर पैसे खोने को उचित नहीं ठहराता, अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मेरे रियल एस्टेट एजेंट ने कहा कि हर बार पैसे खोने की चिंता मत करो। महीना। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में इस यूनिट की कीमत दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा सरकार मुझे मेरे द्वारा खोए गए पैसे पर कर में छूट देती है। इसके अलावा यह इतना अच्छा सौदा था कि मुझे डर था कि अगर मैंने नहीं खरीदा तो कोई और इसे खरीद लेगा। अमीर डैडी ने खड़े होकर अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर लिया। जब उसने ऐसा किया तो मुझे पता था कि मुझे चबाया जाएगा और साथ ही एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया जाएगा। मैं पहले भी इस प्रकार के शैक्षिक सत्रों से गुजर चुका हूँ। तो आप 1 महीने में कितने पैसे खो रहे हैं? अमीर डैडी ने फिर पूछा। लगभग $100, मैंने घबराते हुए दोहराया। दस्तावेजों को स्कैन करते समय अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया। पाठ शुरू होने वाला था। उस दिन मैंने पैसे और निवेश के बारे में अपने जीवन के पिछले 27 वर्षों की तुलना में अधिक सीखा। रिच डैड खुश थे कि मैंने पहल की और एक संपत्ति में निवेश किया, लेकिन मैंने कुछ गंभीर गलतियां की जो एक वित्तीय आपदा हो सकती थीं। हालांकि उस एक निवेश से मैंने जो सबक सीखा, उसने पिछले कुछ वर्षों में मुझे लाखों कमाए हैं। पैसा आपके दिमाग से देखा जाता है, अमीर डैडी ने कहा। यह वह नहीं है जो आपकी आंखें देखती हैं। अचल संपत्ति का एक टुकड़ा अचल संपत्ति का एक टुकड़ा है। किसी कंपनी का स्टॉक प्रमाण पत्र किसी कंपनी का स्टॉक प्रमाण पत्र होता है। आप उन चीजों को देख सकते हैं, लेकिन जो आप नहीं देख पाते वही महत्वपूर्ण है। यह सौदा, वित्तीय समझौता, बाजार प्रबंधन, जोखिम कारक, नकदी प्रवाह, कॉरपोरेट संरचना, कर कानून और हजारों अन्य चीजें हैं जो किसी चीज को अच्छा निवेश बनाती हैं या नहीं। इसके बाद वह सवालों के साथ सौदे को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। आप इतनी अधिक ब्याज दर का भुगतान क्यों करेंगे? आप अपने निवेश पर रिटर्न को क्या मानते हैं? यह निवेश आपकी दीर्घकालिक वित्तीय रणनीति में कैसे फिट बैठता है? आप किस रिक्ति कारक का उपयोग कर रहे हैं? आपकी कैप दर क्या है? क्या आपने एसोसिएशन के मूल्यांकन के इतिहास की जांच की है? क्या आपने प्रबंधन लागतों पर विचार किया है? मरम्मत की गणना के लिए आपने किस प्रतिशत दर का उपयोग किया? क्या आप जानते हैं कि शहर ने अभी घोषणा की है कि वह उस क्षेत्र की सड़कों को तोड़ देगा और यातायात पैटर्न बदल देगा? आपके भवन के ठीक सामने से एक बड़ा रास्ता गुजरेगा।
निवासी साल भर चलने वाली परियोजना से बचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं? मैं जानता हूं कि आज बाजार का रुझान ऊपर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रुझान को कौन चला रहा है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र या लालच? आपको क्या लगता है यह प्रवृत्ति कब तक जारी रहेगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जगह किराए पर नहीं मिलती? और यदि ऐसा नहीं है तो आप इस स्थान और स्वयं को कब तक बचाए रख सकते हैं? और फिर आपके दिमाग में ऐसा क्या चलता रहता है कि आप सोचते हैं कि पैसा खोना एक अच्छा सौदा है? इसने मुझे सचमुच चिंतित कर दिया है। यह एक अच्छा सौदा लग रहा था, मैंने निराश होकर कहा। अमीर पिताजी मुस्कुराए, खड़े हुए और मुझसे हाथ मिलाया। मुझे खुशी है कि आपने कार्रवाई की, उन्होंने कहा। ज्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करते। यदि आप कुछ करते हैं तो आप गलतियां करते हैं, और यह हमारी गलतियों से ही है कि हम सबसे अधिक सीखते हैं। याद रखें कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज वास्तव में कक्षा में नहीं सीखी जा सकती। इसे कार्रवाई करके, गलतियां करके और फिर उन्हें सुधारकर सीखना चाहिए। तभी ज्ञान आता है। मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और मैं सीखने के लिए तैयार था। रिच डैड ने आगे बताया कि लोग अचल संपत्ति के एक टुकड़े या स्टॉक के नाम को देखते हैं और अक्सर अपना निर्णय इस आधार पर लेते हैं कि उनकी आंखें क्या देखती हैं, एक ब्रोकर उन्हें क्या बताता है या किसी साथी कर्मचारी से मिली गुप्त सूचना के आधार पर। वे अक्सर तर्कसंगत के बजाय भावनात्मक रूप से खरीदारी करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, यही कारण है कि 10 में से 9 निवेशक पैसा नहीं कमाते हैं। हालांकि वे पैसे नहीं खो सकते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कमाते हैं। वे एक तरह से संतुलन बनाए रखते हैं, कुछ बनाते हैं और कुछ खो देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने दिमाग के बजाय अपनी आँखों और भावनाओं से निवेश करते हैं। बहुत से लोग इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। इसलिए निवेशक बनने के बजाय वे स्वप्नद्रष्टा, व्यसनी, जुआरी और बदमाश बन जाते हैं। संसार उनसे भरा पड़ा है। तो आइए बैठें, अभी अभी खरीदे गए इस घाटे वाले सौदे पर वापस जाएं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि इसे जीतने वाले सौदे में कैसे बदला जाए। मैं आपके दिमाग को वह देखना सिखाना शुरू करूंगा जो आपकी आंखें नहीं देख सकती। बुरे से अच्छे की ओर। अगली सुबह मैं रियल एस्टेट एजेंट के पास वापस गया, सौदे को यथास्थिति में खारिज कर दिया और बातचीत फिर से शुरू की। यह कोई सुखद प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। 3 दिन बाद मैं अमीर पिताजी से मिलने लौटा। कॉन्डो की कीमत वही रही और एजेंट को उसका पूरा कमीशन मिला क्योंकि वह इसका हकदार था। लेकिन जबकि कीमत वही रही, निवेश की शर्तें काफी भिन्न थीं। ब्याज दर, भुगतान की शर्तों और परिशोधन अवधि पर फिर से बातचीत करके पैसे खोने के बजाय मैं अब प्रबंधन शुल्क और भुगतान के बाद भी $80 प्रति माह का शुद्ध लाभ कमाने के बारे में निश्चित था। रिक्ति के लिए भत्ते को शामिल किया गया था। मैं अपना किराया भी कम कर सकता था और अगर बाजार खराब होता तो भी पैसा कमा सकता था। यदि बाजार बेहतर हुआ तो मैं निश्चित रूप से किराया बढ़ा सकता हूँ। अमीर डैडी ने कहा, मेरा अनुमान है कि आपको प्रति माह कम से कम $150 का नुकसान होने वाला है, संभवतः अधिक। यदि आपको अपने वेतन और खर्चों के आधार पर प्रति माह $150 का नुकसान होता रहता, तो आप इनमें से कितने सौदे वहन कर सकते थे? बमुश्किल एक, मैंने उत्तर दिया। अधिकांश महीनों में मेरे पास अतिरिक्त $150 नहीं होते हैं। अगर मैंने मूल सौदा किया होता तो टैक्स छूट के बाद भी मुझे हर महीने आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ता।
इस निवेश का भुगतान करने के लिए मुझे शायद अतिरिक्त नौकरी भी करनी पड़ी होगी। और अब $80 के सकारात्मक नकदी प्रवाह पर आप इनमें से कितने सौदे वहन कर सकते हैं? अमीर पिताजी से पूछा। मैं मुस्कुराया और कहा, जितने मेरे हाथ लग सकते हैं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। अब वहां जाओ और उनमें से अधिक पर अपना हाथ जमाओ। कुछ साल बाद हवाई में अचल संपत्ति की कीमतें आसमान छूने लगी, लेकिन केवल एक संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने के बजाय मेरी 7 संपत्तियों का मूल्य दोगुना हो गया। यह थोड़ी सी वित्तीय बुद्धिमत्ता की शक्ति है। आप ऐसा नहीं कर सकते। जब मैं अपना नया प्रस्ताव रियल एस्टेट एजेंट के पास वापस ले गया, तो उसने मुझसे केवल इतना कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सबसे अधिक समय एजेंट को यह सोचने के लिए मनाने में लगा कि हम वह कैसे कर सकते हैं जो मैं करना चाहता था। किसी भी घटना में इस एक निवेश से मैंने कई सबक सीखे, और उनमें से एक सबक यह महसूस करना था कि जब कोई आपसे कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि उनकी एक उंगली आपकी ओर इशारा कर रही हो, लेकिन 3 उंगलियां उनकी ओर पीछे की ओर इशारा कर रही हैं। अमीर पिताजी ने मुझे सिखाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते का मतलब यह नहीं है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसका अक्सर यह मतलब होता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। एक उत्कृष्ट उदाहरण कई साल पहले हुआ था जब लोगों ने राइट बंधुओं से कहा था, आप ऐसा नहीं कर सकते। भगवान का शुक्र है, राइट बंधुओं ने नहीं सुनी। $1.4 ट्रिलियन एक घर की तलाश में। हर दिन खरबों डॉलर इलेक्ट्रॉनिक के चारों ओर ले जाए जाते हैं। आज पहले से कहीं अधिक धन सृजन और उपलब्ध हो रहा है। समस्या यह है कि पैसा अदृश्य है। आज इसका अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉनिक है। इसलिए जब लोग अपनी आंखों से पैसे की तलाश करते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अधिकांश लोग तनख्वाह से तनख्वाह तक जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते हैं, और फिर भी $1.4 ट्रिलियन किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में दुनिया भर में उड़ते हैं जो इसे चाहता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो यह जानता हो कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसका पोषण कैसे करना है और इसे कैसे बढ़ाना है। यदि आप जानते हैं कि पैसे की देखभाल कैसे करनी है, तो पैसा आपके पास आएगा और आपकी ओर फेंका जाएगा। लोग आपसे इसे लेने के लिए विनती करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि पैसे की देखभाल कैसे करनी है, तो पैसा आपसे दूर रहेगा। अमीर पिता की वित्तीय बुद्धिमत्ता की परिभाषा को याद रखें। यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। यह आपके लिए कितनी मेहनत करता है और आप इसे कितनी पीढ़ियों के लिए रखते हैं। अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। अमीर डैडी ने कहा, जब कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसके पास औसतन 95% आँखें और केवल 5% दिमाग होता है। यदि आप बी और आई चतुर्थांश में पेशेवर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी आंखों को केवल 5% देखने के लिए प्रशिक्षित करना होगा और अपने दिमाग को अन्य 95% देखने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। रिच डैड ने आगे बताया कि जो लोग अपने दिमाग को पैसा देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, उनके पास पैसा नहीं देखने वाले लोगों पर जबरदस्त शक्ति होती है। वह इस बात पर अड़े थे कि मैं किससे वित्तीय सलाह लूं। ज्यादातर लोगों को आर्थिक रूप से संघर्ष करने का कारण यह है कि वे ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जो पैसे के प्रति मानसिक रूप से अंधे होते हैं। यह अंधों द्वारा अंधों का नेतृत्व करने की क्लासिक कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी देखभाल कैसे करनी है। यदि पैसा पहले आपके दिमाग में नहीं है, तो यह आपके हाथों तक नहीं टिकेगा। अगर यह आपके हाथ में नहीं रहेगा, तो पैसा और पैसे वाले लोग आपसे दूर रहेंगे।
पैसा देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें। तो पैसा देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का पहला कदम क्या है? उत्तर आसान है। यह वित्तीय साक्षरता है। इसकी शुरुआत पूंजीवाद के शब्दों और संख्या प्रणालियों को समझने की क्षमता से होती है। यदि आप नहीं समझते हैं शब्द या संख्या, आप एक विदेशी भाषा भी बोल सकते हैं। और कई मामलों में प्रत्येक चतुर्थांश एक विदेशी भाषा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप कैश फ्लो चतुर्थांश को देखें तो प्रत्येक चतुर्थांश एक अलग देश की तरह है। वे सभी समान शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, और यदि आप शब्दों को नहीं समझते हैं तो आप संख्याओं को भी नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई चिकित्सक कहता है आपका सिस्टोलिक 120 है और आपका डायस्टोलिक 80 है, तो क्या यह अच्छा है या बुरा? क्या आपको अपने स्वास्थ्य के लिए बस इतना ही जानना आवश्यक है? उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। यह पूछने जैसा है, मेरे स्टॉक का PE 12 है और मेरे अपार्टमेंट की कैप दर है 12। क्या मुझे अपनी संपत्ति के लिए बस इतना ही जानने की जरूरत है? फिर उत्तर नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। कम से कम हम समान शब्द बोलना और समान संख्याओं का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं। और यही वित्तीय साक्षरता की शुरुआत है, जो वित्तीय बुद्धिमत्ता का आधार है। इसकी शुरुआत शब्दों और संख्याओं को जानने से होती है। डॉक्टर S चतुर्थांश से बोल रहा है और निवेशक I चतुर्थांश के शब्दों और संख्याओं के साथ बोल रहा है। वे अलग अलग भाषाएं भी बोल सकते हैं। जब कोई मुझसे कहता है पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो मैं असहमत होता हूँ। मेरी राय में पैसे से पैसा कमाने की क्षमता शब्दों और संख्याओं को समझने से शुरू होती है। जैसा कि मेरे अमीर पिता हमेशा कहा करते थे, अगर पैसा आपके दिमाग में पहले नहीं है तो यह आपके हाथों तक नहीं टिकेगा। जानिए वास्तविक जोखिम क्या है। पैसे को देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का दूसरा चरण यह पहचानना सीखना है कि वास्तविक जोखिम क्या है। जब लोग मुझसे कहते हैं कि निवेश करना जोखिम भरा है, तो मैं बस इतना कहता हूँ, निवेश जोखिम भरा नहीं है। अशिक्षित होना जोखिम भरा है। निवेश करना उड़ान भरने जैसा है। यदि आप फ्लाइट स्कूल हैं और अनुभव हासिल करने में कई साल बिताए हैं, तो उड़ान मजेदार और रोमांचक है। लेकिन अगर आप कभी फ्लाइट स्कूल नहीं गए हैं, तो मैं फ्लाइंग किसी और पर छोड़ दूंगा। बुरी सलाह जोखिम भरी है। अमीर डैडी का दृढ़ विश्वास था कि कोई भी वित्तीय सलाह बिना वित्तीय सलाह दिए जाने से बेहतर है। वह खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वह विनम्र थे और कई लोगों की बात सुनते थे, लेकिन अपने निर्णय लेने के लिए वह अंततः अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता पर निर्भर थे। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कोई भी सलाह न देने से बेहतर है। लेकिन अगर आप बुरी सलाह और अच्छी सलाह के बीच अंतर नहीं बता सकते, तो यह जोखिम भरा है। रिच डैड का दृढ़ विश्वास था कि अधिकांश लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे माता पिता से बच्चे को दी गई वित्तीय जानकारी पर काम करते हैं, और अधिकांश लोग आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों से नहीं आते हैं। वह अक्सर कहा करते थे, खराब वित्तीय सलाह जोखिम भरी होती है और ज्यादातर बुरी सलाह घर पर ही दी जाती है। जो कहा गया है उससे नहीं, बल्कि जो किया जाता है उससे। बच्चे शब्दों से ज्यादा उदाहरण से सीखते हैं। आपके सलाहकार भी आपके जैसे ही स्मार्ट हैं। अमीर डैडी ने कहा, आपके सलाहकार केवल उतने ही चतुर हो सकते हैं जितने आप हैं। यदि आप होशियार नहीं हैं, तो वे आपको इतना कुछ नहीं बता सकते। यदि आप वित्तीय रूप से अच्छी तरह से शिक्षित हैं, तो सक्षम सलाहकार आपको अधिक परिष्कृत वित्तीय सलाह दे सकते हैं।
यदि आप आर्थिक रूप से अनुभवहीन हैं, तो कानून के अनुसार उन्हें आपको केवल सुरक्षित वित्तीय रणनीतियां ही प्रदान करनी होंगी। यदि आप एक अपरिष्कृत निवेशक हैं, तो वे केवल कम जोखिम, कम उपज वाले निवेश की पेशकश कर सकते हैं। वे अक्सर अपरिष्कृत निवेशकों के लिए विविधीकरण की सलाह देते हैं। कुछ सलाहकार आपको सिखाने के लिए समय निकालना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका समय पैसा है। इसलिए यदि आप वित्तीय रूप से शिक्षित होने और अपने पैसे का अच्छी तरह से प्रबंधन करने का बीड़ा उठाएंगे, तो एक सक्षम सलाहकार आपको उन निवेशों और रणनीतियों के बारे में सूचित कर सकता है जिन्हें बहुत कम लोग देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको शिक्षित होने के लिए अपना योगदान देना होगा। हमेशा याद रखें, आपका सलाहकार केवल आपके जितना ही स्मार्ट हो सकता है। क्या आपका बैंकर आपसे झूठ बोल रहा है? अमीर डैडी के पास कई बैंकर थे जिनसे वह निपटता था। वे उनकी वित्तीय टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जबकि वह उनके करीबी दोस्त थे और उनका सम्मान करते थे। बैंकर्स उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें अपने सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें उम्मीद थी कि बैंकर्स अपने सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखेंगे। मेरे 1974 के निवेश अनुभव के बाद उन्होंने मुझसे यह पूछा, जब एक बैंकर कहता है कि आपका घर एक संपत्ति है, तो क्या वह आपको सच बता रहा है? चूंकि अधिकांश लोग वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं और पैसे के खेल को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर उन लोगों की राय और सलाह लेनी चाहिए जिन पर वे भरोसा करते हैं। यदि आप वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने की जरूरत है जिसकी आप आशा करते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे का निवेश या प्रबंधन अपने से ज्यादा किसी और की सिफारिशों के आधार पर करते हैं, और यह जोखिम भरा है। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। तथ्य यह है कि जब कोई बैंकर कहता है कि आपका घर एक संपत्ति है, तो वे वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। वे आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। जबकि आपका घर एक संपत्ति है, वे यह नहीं बताते कि यह किसकी संपत्ति है। यदि आप वित्तीय विवरण पढ़ते हैं, तो यह देखना आसान है कि आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है, यह बैंक की संपत्ति है। मेरे अमीर पिता की संपत्ति और देनदारी की परिभाषा याद रखें। धनी पिता, गरीब पिता। एक संपत्ति मेरी जेब में पैसा डालती है, एक देनदारी मेरी जेब से पैसा निकाल लेती है। बाईं ओर के लोगों को वास्तव में अंतर जानने की जरूरत नहीं है। उनमें से अधिकांश अपनी नौकरी में सुरक्षित महसूस करके खुश हैं। उनके पास एक अच्छा घर है जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वे उनके मालिक हैं। उन्हें इस पर गर्व है और वे सोचते हैं कि इस पर उनका नियंत्रण है। जब तक वे भुगतान करते रहेंगे, कोई भी उनसे इसे नहीं छीनेगा। लेकिन सही पक्ष के लोगों को अंतर जानने की जरूरत है। वित्तीय रूप से साक्षर और वित्तीय रूप से बुद्धिमान होने का अर्थ है पैसे की बड़ी तस्वीर को समझने में सक्षम होना। वित्तीय रूप से समझदार लोग जानते हैं कि बंधक एक परिसंपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि आपकी बैलेंस शीट पर देनदारी के रूप में दिखाई देता है। आपका बंधक वास्तव में पूरे शहर में बैलेंस शीट पर एक परिसंपत्ति के रूप में दिखाई देता है। यह बैंक की बैलेंस शीट पर एक परिसंपत्ति के रूप में दिखाई देता है। जिसने भी लेखांकन किया है वह जानता है कि बैलेंस शीट में संतुलन होना चाहिए। लेकिन यह कहाँ संतुलित होता है? यह वास्तव में आपकी बैलेंस शीट पर संतुलन नहीं रखता है। अगर आप बैंक की बैलेंस शीट देखें तो अब वह बैलेंस है। अब यह समझ में आता है, वह है बी और आई अकाउंटिंग। लेकिन यह वह तरीका नहीं है
जो बुनियादी लेखांकन में सिखाया जाता है। लेखांकन में आप अपने घर का मूल्य एक परिसंपत्ति के रूप में और बंधक का मूल्य देनदारी के रूप में दिखाएंगे। इसके अलावा ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके घर का मूल्य एक राय है जो बाजार के साथ उतार चढ़ाव करता है, जबकि आपका बंधक एक निश्चित दायित्व है जो बाजार से प्रभावित नहीं होता है। बी और आई के लिए आपके घर के मूल्य को संपत्ति नहीं माना जाता है क्योंकि यह नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करता है। यदि आप अपने बंधक का भुगतान कर देते हैं तो क्या होगा? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, यदि मैं अपना बंधक चुका दूं तो क्या होगा? तो क्या मेरा घर एक संपत्ति है? और मेरा उत्तर है, ज्यादातर मामलों में उत्तर अभी भी नहीं है। यह अभी भी एक दायित्व है। यह सच क्यों है? इसके कई कारण हैं। एक है रखरखाव और सामान्य रखरखाव। संपत्ति एक कार की तरह है। भले ही आपके पास यह निःशुल्क और स्पष्ट हो, फिर भी इसे संचालित करने में पैसे खर्च होते हैं, और एक बार जब चीजें टूटने लगती हैं, तो सब कुछ टूटना शुरू हो जाता है। ज्यादातर मामलों में लोग अपने घर और अपनी कार की मरम्मत के लिए कर पश्चात डॉलर का भुगतान करते हैं। बी और आई चतुर्थांश में एक व्यक्ति केवल संपत्ति को संपत्ति के रूप में शामिल करता है यदि यह सकारात्मक नकदी प्रवाह के माध्यम से आय उत्पन्न करता है। लेकिन एक घर बंधक के बिना भी अभी भी देनदारी बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि आप अभी भी इसके मालिक नहीं हैं। भले ही आप इसके मालिक हो, फिर भी सरकार आप पर कर लगाती है। बस अपने संपत्ति कर का भुगतान करना बंद कर दें और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपकी संपत्ति का मालिक कौन है। यहीं से करग्रहणाधिकार प्रमाण पत्र आते हैं, जिसके बारे में मैंने लिखा था, धनी पिता गरीब पिता। करग्रहणाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट तरीका है आपके पैसे पर 16% ब्याज तक। यदि घर के मालिक अपने संपत्ति कर का भुगतान नहीं करते हैं, तो सरकार उनसे बकाया कर पर 10% से 50% तक ब्याज वसूलती है। सफाई कर्मियों के पास ले जाने के बारे में बात करें। यदि आप संपत्ति कर का भुगतान नहीं करते हैं और मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके लिए कर का भुगतान करता है, तो कई राज्यों में आपको कर और ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि आप मुझे एक निश्चित समय के भीतर भुगतान नहीं करते हैं, तो मैं आपके द्वारा लगाए गए पैसे के बदले में आपका घर ले लूंगा। अधिकांश राज्यों में संपत्ति कर को बैंक के बंधक से पहले भी पुनर्भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है। मुझे केवल कुछ $1000 में वे घर खरीदने का अवसर मिला जिन पर मैंने कर चुकाया था। रियल एस्टेट की परिभाषा। फिर पैसे को देखने में सक्षम होने के लिए आपको इसे अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखना होगा। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए आपको शब्दों की वास्तविक परिभाषाएं और संख्याओं की प्रणाली को जानना चाहिए। अब तक आपको परिसंपत्ति और देनदारी के बीच अंतर पता होना चाहिए और आपको बंधक शब्द की परिभाषा पता होनी चाहिए, जो मृत्यु तक समझौता है, और वित्त शब्द जिसका अर्थ है जुर्माना। अब आप रियल एस्टेट शब्द की उत्पत्ति और डेरिवेटिव नामक एक लोकप्रिय वित्तीय माध्यम के बारे में जानेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि डेरिवेटिव नए हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत पुराने हैं। व्युत्पन्न की एक सरल परिभाषा है कुछ ऐसा जो किसी और चीज से आता है। व्युत्पन्न का एक उदाहरण संतरे का रस है। संतरे का रस है। संतरे का व्युत्पन्न। मैं सोचता था कि रियल एस्टेट का मतलब वास्तविक या कुछ ऐसा है जो मूर्त हो। मेरे अमीर पिता ने मुझे समझाया कि यह वास्तव में स्पेनिश शब्द से आया है असली, जिसका अर्थ है शाही। असली तरीका का अर्थ है शाही सड़क। रियल एस्टेट का अर्थ है शाही संपत्ति। एक बार जब कृषि युग समाप्त हो गया और 1500 के आसपास औद्योगिक युग शुरू हुआ,
तो सत्ता अब भूमि और कृषि पर आधारित नहीं रही। राजाओं को एहसास हुआ कि उन्हें भूमि सुधार अधिनियमों के जवाब में बदलाव करना होगा जो किसानों को भूमि का मालिक बनने की इजाजत देता है। इसलिए रॉयल्टी ने आम लोगों को अपनी भूमि का वित्त पोषण करने की अनुमति देने के एक तरीके के रूप में भूमि स्वामित्व और बंधक पर कर जैसे डेरिवेटिव बनाए। कर और बंधक व्युत्पन्न हैं क्योंकि वे भूमि से प्राप्त होते हैं। आपका बैंकर बंधक को व्युत्पन्न नहीं कहेगा। वे कहेंगे कि यह भूमि द्वारा सुरक्षित है, अलग अलग शब्द समान अर्थ। इसलिए एक बार जब राजघराने को एहसास हुआ कि पैसा अब जमीन में नहीं है बल्कि जमीन से आने वाले डेरिवेटिव में है, तो राजाओं ने बढ़े हुए व्यापार को संभालने के लिए बैंकों की स्थापना की। आज भी भूमि को अचल संपत्ति कहा जाता है क्योंकि चाहे आप इसके लिए कितना भी भुगतान करें, यह वास्तव में कभी भी आपकी नहीं होती है। यह अभी भी राजघरानों का है। आपकी ब्याज दर क्या है? सचमुच अमीर डैडी ने ब्याज के हर एक बिंदु के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी और बातचीत की। उन्होंने मुझसे यह प्रश्न पूछा, जब कोई बैंकर आपसे कहता है कि आपकी ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है, तो क्या यह वास्तव में है? मुझे पता चला कि यदि आप संख्याएं पढ़ना सीखते हैं तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आप $1,00,000 का घर खरीदते हैं, $20,000 का अग्रिम भुगतान करते हैं और शेष $80,000 अपने बैंक से 30 साल की अवधि के लिए 8% ब्याज पर उधार लेते हैं। 5 वर्षों में आप बैंक को कुल $35,220 का भुगतान करेंगे, ब्याज के लिए $31,276 और ऋण कटौती के लिए केवल $3,944। यदि आप अवधि या 30 वर्षों के लिए ऋण लेते हैं तो आपको कुल मूलधन और ब्याज 211,323 का भुगतान करना होगा, जो कि मूल रूप से उधार ली गई राशि से कम है। 80,000 आपके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 131,323। वैसे उस 211,323 में संपत्ति कर और ऋण पर बीमा शामिल नहीं है। मजेदार, 131,323 $80,000 के 8% से थोड़ा अधिक लगता है। यह 30 वर्षों में ब्याज में 160% से अधिक है। जैसा कि मैंने कहा, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। वे पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और यदि आप संख्याएं नहीं पढ़ सकते तो आप वास्तव में कभी नहीं जान पाएंगे। और यदि आप अपने घर से खुश हैं तो आपको कभी इसकी परवाह नहीं होगी। लेकिन निश्चित रूप से उद्योग जानता है कि कुछ वर्षों में आप एक नया घर, एक बड़ा घर, एक छोटा घर, एक अवकाश गृह या अपने बंधक पर पुनर्वित्त चाहते हैं। वे इसे जानते हैं और वास्तव में वे इस पर भरोसा करते हैं। औद्योगिक औसत। बैंकिंग उद्योग में बंधक के लिए जीवन प्रत्याशा के रूप में 7 साल के औसत का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि बैंक औसत व्यक्ति से हर 7 साल में एक नया घर खरीदने या पुनर्वित्त की उम्मीद करते हैं। और इसका मतलब है, इस उदाहरण में वे हर 7 साल में अपने मूल $80,000 वापस पाने की उम्मीद करते हैं, साथ ही ब्याज में $43,291 भी। और इसीलिए इसे बंधक कहा जाता है, जो फ्रांसीसी शब्द मोर्टिर या मृत्यु तक समझौता से आया है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे, वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे और नए बंधक के साथ नए घर खरीदेंगे। इसके अलावा सरकार करदाताओं को अधिक महंगे घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर में छूट देती है, जिसका अर्थ है सरकार के लिए उच्च संपत्ति कर। जब भी मैं टेलीविजन देखता हूँ, मैं विज्ञापन देखता हूँ जहाँ सुंदर एथलीट मुस्कुराते हैं और आपसे कहते हैं कि आप अपना सारा क्रेडिट कार्ड ऋण ले लें और इसे बिलस्मेकन ऋण में डाल दें। इस तरह आप उन क्रेडिट कार्डों का भुगतान कर सकते हैं और कम ब्याज दर पर नया ऋण ले सकते हैं।
वे आपको बताते हैं कि ऐसा करना आर्थिक रूप से बुद्धिमानी क्यों है। बिलस्मेकन ऋण आपकी ओर से एक स्मार्ट कदम है, क्योंकि सरकार आपको अपने गृह बंधक पर किए गए ब्याज भुगतान के लिए कर कटौती देती है। दर्शक यह सोचते हुए कि उन्हें रोशनी दिख रही है, अपनी वित्त कंपनी की ओर भागते हैं, अपने घर को पुनर्वित्त कराते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं और बुद्धिमान महसूस करते हैं। कुछ सप्ताह बाद वे खरीदारी कर रहे हैं और एक नई पोशाक, एक नई लॉन घास काटने वाली मशीन देखते हैं, या उन्हें एहसास होता है कि उनके बच्चे को एक नई साइकिल की आवश्यकता है, या उन्हें छुट्टी लेने की जरूरत है क्योंकि वे थक गए हैं। उनके पास उत्कृष्ट क्रेडिट है, वे अपने बिलों का भुगतान करते हैं, उनका छोटा दिल पसीज जाता है और वे खुद से कहते हैं, ओह आगे बढ़ो, तुम इसके लायक हो। आप इसे हर महीने थोड़ा थोड़ा भुगतान कर सकते हैं। वे वैसे भी आपकी बचत प्राप्त करते हैं। बचत के लिए कर छूट की पेशकश नहीं करने का दूसरा कारण अधिक स्पष्ट है। यदि आप संख्याओं को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि नकदी किस तरह बह रही है, तो आप देखेंगे कि उन्हें आपकी बचत वैसे भी मिल जाएगी। आप अपने परिसंपत्ति कॉलम में जो पैसा बचा सकते हैं, वह आपके बंधक पर ब्याज भुगतान के रूप में आपके दायित्व कॉलम से बाहर बह रहा है। यह बैंक के परिसंपत्ति कॉलम में समाप्त होता है। नकदी प्रवाह पैटर्न इस प्रकार दिखता है। इसीलिए उन्हें बचत के लिए सरकार द्वारा आपको कर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी उन्हें आपकी बचत ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में मिलेगी। राजनेता सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बैंक, बीमा कंपनियां, बिल्डिंग उद्योग, ब्रोकरेज हाउस और अन्य लोग उनके अभियानों में बहुत सारा पैसा योगदान करते हैं, और राजनेता खेल का नाम जानते हैं। खेल का नाम। 1974 में मेरे अमीर पिता परेशान थे क्योंकि खेल मेरे खिलाफ खेला गया था और मुझे इसका पता नहीं था। मैंने यह निवेश संपत्ति खरीदी थी और घाटे की स्थिति में था, फिर भी मुझे विश्वास दिलाया गया कि यह जीत की स्थिति है। मुझे खुशी है कि आपने खेल में प्रवेश किया, अमीर डैडी ने कहा। लेकिन क्योंकि किसी ने आपको कभी नहीं बताया कि खेल क्या है, आपको बस हारने वाली टीम में डाल दिया गया है। फिर अमीर डैडी ने खेल की मूल बातें समझाई। पूंजीवाद के खेल का नाम है कौन किसका ऋणी है। आप जितने अधिक लोगों के ऋणी होंगे, आप उतने ही अधिक गरीब होंगे। अमीर डैडी ने कहा, आप जितने अधिक लोगों के ऋणी होंगे, आप उतने ही गरीब होंगे, और जितने अधिक लोग आपके ऋणी होंगे, आप उतने ही अधिक धनी होंगे। यही खेल है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे अपना दिमाग खुला रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, इसलिए मैं चुप रहा और उसे समझाने दिया। हम सभी किसी और के कर्जदार हैं। समस्या तब होती है जब कर्ज असंतुलित हो जाता है। दुर्भाग्य से इस दुनिया के गरीब लोगों को खेल ने इतनी बुरी तरह कुचल दिया है कि वे अक्सर कर्ज में और भी डूब नहीं पाते हैं। गरीब देशों के लिए भी यही सच है। दुनिया बस गरीबों, कमजोरों और आर्थिक रूप से अनभिज्ञ लोगों से लेती है। यदि आप पर बहुत अधिक कर्ज है, तो दुनिया आपकी हर चीज छीन लेती है, जिसमें आपका समय, आपका काम, आपका घर, आपका जीवन, आपका आत्मविश्वास, यहाँ तक कि आपकी गरिमा भी शामिल है, यदि आप ऐसा करने देते हैं। मैं नियम नहीं बनाता, लेकिन मैं खेल जानता हूँ और इसे अच्छे से खेलता हूँ। यदि आप खेलना सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको खेल समझाऊंगा। फिर खेल में महारत हासिल करने के बाद आप यह तय कर सकते हैं कि आप जो जानते हैं उसके साथ क्या करना है। पैसा कर्ज है। अमीर डैडी ने समझाया कि हमारी मुद्रा भी इक्विटी का साधन नहीं है, बल्कि ऋण का साधन है। प्रत्येक डॉलर को सोने या चांदी द्वारा समर्थित किया जाता था,
लेकिन अब जारीकर्ता देश के करदाताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली आईओयू की गारंटी है। जब तक बाकी दुनिया को अमेरिकी करदाताओं के काम करने और इस आईओयू, जिसे पैसा कहा जाता है, के लिए भुगतान करने पर भरोसा है, दुनिया को हमारे डॉलर पर भरोसा है। यदि धन का प्रमुख तत्व आत्मविश्वास अचानक गायब हो जाए, तो अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। जर्मन वाइमर सरकारी चिन्हों का उदाहरण लें, जो द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले पूरी तरह से बेकार हो गए थे। एक कहानी के अनुसार एक बुजुर्ग महिला रोटी खरीदने के लिए निशानों से भरे एक ठेले को धक्का दे रही थी। जब वह पीछे मुड़ी तो किसी ने उसका ठेला चुरा लिया और बेकार पैसों का ढेर पूरी सड़क पर छोड़ दिया। इसीलिए आज अधिकांश धन को फिएट धन के रूप में जाना जाता है, वह धन जिसे सोने या चांदी जैसी किसी मूर्त चीज में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। पैसा तभी तक अच्छा है जब तक लोगों को इसका समर्थन करने वाली सरकार पर भरोसा है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग ऋण और विश्वास पर आधारित है। जब तक हम सभी एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे और कोई भी रैंक नहीं तोड़ेगा, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। वैसे ठीक शब्द असुरक्षित, विक्षिप्त और भावनात्मक महसूस करना के लिए मेरा संक्षिप्त रूप है। कौन किसका ऋणी है? 1974 की बात करें तो जब मैं $56,000 का कॉन्डो खरीदना सीख रहा था, तब मेरे अमीर पिता ने मुझे सौदों की संरचना करने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। कौन किसका ऋणी है खेल का नाम है, अमीर डैडी ने कहा, और किसी ने तुम पर कर्ज डाल दिया है। यह 10 दोस्तों के साथ डिनर पर जाने जैसा है। आप शौचालय जाते हैं और जब वापस आते हैं तो बिल तो होता है, लेकिन सभी 10 दोस्त जा चुके होते हैं। यदि आप गेम खेलने जा रहे हैं तो आपको इसे बेहतर ढंग से समझना होगा, नियमों को जानना होगा, एक ही भाषा बोलनी होगी और यह जानना होगा कि आप किसके साथ खेल रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो खेल खेलने के बजाय खेल आप पर खेला जाएगा। यह केवल एक खेल है। पहले तो मुझे अमीर पिताजी की बात पर गुस्सा आया, लेकिन मैंने सुना और समझने की पूरी कोशिश की। आखिरकार उन्होंने इसे ऐसे संदर्भ में रखा जिसे मैं समझ सका। तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। मुझे खेल पसंद है, मैंने कहा। ठीक है, पैसा मेरा खेल है, अमीर डैडी ने कहा। मुझे पैसे का खेल पसंद है, लेकिन कई लोगों के लिए पैसा कोई खेल नहीं है, मैंने कहा। यह सही है, अमीर डैडी ने कहा। ज्यादातर लोगों के लिए यह अस्तित्व है। अधिकांश लोगों के लिए पैसा एक ऐसा खेल है जिसे उन्हें खेलने के लिए मजबूर किया जाता है और वे इससे नफरत करते हैं। दुर्भाग्य से हम जितना अधिक सभ्य होते जाते हैं, उतना अधिक पैसा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। अमीर पिताजी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया। बस इसे एक टेनिस, फुटबॉल मैदान या सॉकर मैदान के रूप में देखें। यदि आप पैसे का खेल खेलने जा रहे हैं, तो आप किस टीम में रहना चाहेंगे, E, S, B या I? या आप कोर्ट के किस तरफ रहना चाहते हैं, दाहिनी ओर या बाईं ओर? मैंने तुरंत दाहिनी ओर इशारा किया। यदि आप ऋण और जोखिम लेते हैं, तो आपको भुगतान किया जाना चाहिए। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा। इसीलिए आप गेम खेलने के लिए वहां नहीं जा सकते हैं और कुछ बिक्री एजेंट पर विश्वास नहीं कर सकते हैं जब वह आपको बताता है कि 30 वर्षों के लिए प्रति माह $150 खोना एक अच्छा सौदा है, क्योंकि सरकार आपको पैसे खोने पर टैक्स में छूट देगी और वह उम्मीद है कि रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ेंगी। आप उस मानसिकता के साथ खेल नहीं खेल सकते। हालांकि वे राय सच हो सकती हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाहिनी ओर खेल इस तरह से नहीं खेला जाता है। कोई आपसे कह रहा है कि कर्ज में डूब जाओ,
सारे जोखिम उठाओ और उसका भुगतान करो। बाईं ओर के लोग सोचते हैं कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन दाईं ओर के लोग नहीं। मैं थोड़ा कांप रहा था। इसे मेरे तरीके से देखो, अमीर पिताजी ने कहा। आप आकाश में इस कॉन्डो के लिए $56,000 का भुगतान करने को तैयार हैं। आप ऋण के लिए हस्ताक्षर कर रहे हैं और सारा जोखिम उठा रहे हैं। किराएदार वहां रहने की लागत से कम किराया चुकाता है, तो आप उस व्यक्ति के आवास पर सब्सिडी दे रहे हैं। क्या इससे आपको कोई मतलब है? मैंने अपना सिर हिलाया। अमीर डैडी ने कहा, मैं इसी तरह से गेम खेलता हूँ। अब से यदि आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपको भुगतान मिलना चाहिए। मिला क्या? मैंने सिर हिलाया। अमीर डैडी ने कहा, पैसा कमाना सामान्य ज्ञान है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से जब पैसे की बात आती है तो सामान्य ज्ञान की बात आती है। असामान्य एक बैंकर आपसे कर्ज लेने के लिए कहता है ताकि सरकार आपको कर में छूट दे सके। इसका कोई मौलिक आर्थिक अर्थ नहीं है। फिर एक रियल एस्टेट एजेंट आपको कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है क्योंकि वह एक किराएदार ढूंढ सकता है जो आपको आपके भुगतान से कम भुगतान करेगा, लेकिन उसकी राय में कॉन्डो का मूल्य बढ़ जाएगा। यदि यह आपको समझ में आता है तो आप और मैं समान सामान्य ज्ञान साझा नहीं करते हैं। मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने वह सब कुछ सुना जो उसने कहा और मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि जो मैंने सोचा था कि यह एक अच्छा सौदा है, उससे मैं इतना उत्साहित हो गया था कि मेरा तर्क बेकार हो गया और मैंने सौदे का विश्लेषण नहीं किया। चूंकि सौदा अच्छा लग रहा था, मैं लालच और उत्साह से भावुक हो गया था और मैं अब यह नहीं सुन पा रहा था कि संख्याएं और शब्द मुझसे क्या कह रहे थे। तभी अमीर पिताजी ने मुझे एक महत्वपूर्ण नियम दिया जो वह हमेशा इस्तेमाल करते थे। आपका लाभ तब होता है जब आप खरीदते हैं, न कि जब आप बेचते हैं। अमीर डैडी को यह सुनिश्चित करना था कि उन्होंने जो भी कर्ज या जोखिम उठाया वह उसी दिन से समझ में आ जाए जिस दिन उन्होंने इसे खरीदा था। अगर अर्थव्यवस्था खराब होती है तो इसका मतलब समझना होगा, और अगर अर्थव्यवस्था बेहतर होती है तो इसका मतलब होना चाहिए। उन्होंने कभी भी टैक्स ट्रिक्स या भविष्य के क्रिस्टल बॉल पूर्वानुमानों पर खरीदारी नहीं की। किसी भी सौदे का अच्छे और बुरे समय में ठोस आर्थिक अर्थ होना जरूरी था। जैसे जैसे उसने देखा, मुझे पैसे का खेल समझ में आने लगा। जाहिर है, खेल यह देखने का था कि दूसरे आपके ऋणी बने और सावधान रहें कि आप किसके ऋणी बने। आज भी मैं उनके शब्द सुनता हूँ, यदि आप जोखिम और कर्ज लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको इसके लिए भुगतान मिले। अमीर डैडी पर कर्ज था, लेकिन वह इसे लेते समय सावधान रहते थे। यदि आप व्यक्तिगत रूप से कर्ज लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह छोटा हो। यदि आप बड़ा कर्ज लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई और इसका भुगतान कर रहा है। उन्होंने पैसे और कर्ज के खेल को एक ऐसे खेल के रूप में देखा जो आप पर खेला जाता है, मुझ पर खेला जाता है, हर किसी पर खेला जाता है। यह व्यवसाय से व्यवसाय तक खेला जाता है और यह एक देश से दूसरे देश तक खेला जाता है। उसके लिए यह केवल एक खेल था, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए पैसा कोई खेल नहीं है, यह अस्तित्व है। और क्योंकि किसी ने उन्हें खेल नहीं समझाया, वे अब भी उन बैंकरों पर विश्वास करते हैं जो कहते हैं कि घर एक संपत्ति है। तथ्यों बनाम राय का महत्व। अमीर डैडी ने अपना पाठ जारी रखा। यदि आप सही दिशा में सफल होना चाहते हैं तो आपको तथ्यों और राय के बीच अंतर जानना होगा। आप जिस तरह बाईं ओर के लोग वित्तीय सलाह को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर सकते, आपको संख्याएं पता होनी चाहिए। आंकड़े आपको तथ्य बताएंगे।
आपका वित्तीय अस्तित्व तथ्यों पर निर्भर करता है, न कि किसी मित्र या सलाहकार की चिंताजनक राय पर। मैं नहीं समझता किसी बात का तथ्य होना या होना इसमें बड़ी बात क्या है। एक सुझाव, क्या यह दूसरे से बढ़िया है? नहीं, अमीर पिताजी ने उत्तर दिया। बस यह जान लें कि कब कोई बात तथ्य है और कब कोई बात राय है। मैं अभी भी हैरान था, चेहरे पर उलझन के भाव लिए मैं वहीं खड़ा था। आपके परिवार के घर का मूल्य क्या है? अमीर पिताजी से पूछा। ओह, मुझे पता है, मैंने तुरंत उत्तर दिया। मेरे माता पिता बेचने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि घर की कीमत $36,000 थी। इसका मतलब है कि मेरे पिता की कुल संपत्ति $16,000 बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले इसके लिए केवल $20,000 का भुगतान किया था। तो क्या मूल्यांकन और आपके पिता की कुल संपत्ति एक तथ्य या एक राय है? अमीर पिताजी से पूछा। मैंने कुछ देर इसके बारे में सोचा और समझ गया कि वह क्या कर रहा था। दोनों राय हैं, है ना? अमीर डैडी ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। अधिकांश लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि वे वित्तीय निर्णय लेते समय तथ्यों के बजाय राय का उपयोग करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे, आपका घर एक संपत्ति है। अचल संपत्ति की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। ब्लू चिप स्टॉक आपका सबसे अच्छा निवेश है। पैसे बनाने के लिए पैसे लगते हैं। स्टॉक ने हमेशा रियल एस्टेट से बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको अपने पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको बेईमान होना पड़ेगा। निवेश जोखिम भरा है। सुरक्षित रहो। मैं वहां गहरी सोच में डूब गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने घर पर पैसे के बारे में जो कुछ भी सुना था वह वास्तव में लोगों की राय थी, तथ्य नहीं। क्या सोना एक संपत्ति है? अमीर पिताजी ने मुझे मेरे दिवास्वप्न से बाहर निकालते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल, मैंने उत्तर दिया। यह एकमात्र वास्तविक पैसा है जो टिक गया है। समय की कसौटी। देखो, तुम फिर वहां जाओ। अमीर पिताजी मुस्कुराए। आप जो भी कर रहे हैं वह तथ्यों की जांच करने के बजाय किसी संपत्ति के बारे में किसी और की राय दोहरा रहे हैं। अमीर डैडी ने धीरे से कहा, मेरी परिभाषा के अनुसार सोना केवल एक संपत्ति है यदि आप इसे बेचने से कम कीमत पर खरीदते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आपने इसे $100 में खरीदा और $200 में बेचा तो यह एक संपत्ति थी। लेकिन यदि आपने $200 में एक औंस खरीदा और आपने इसे $100 में बेच दिया तो इस लेनदेन में सोना एक दायित्व था। यह लेनदेन की वास्तविक वित्तीय संख्याएं हैं जो अंततः आपको तथ्य बताती हैं। वास्तव में केवल एक चीज जो संपत्ति या देनदारी है वह आप हैं, क्योंकि केवल आप ही ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो सोने को एक संपत्ति या देनदारी बनाते हैं। इसीलिए वित्तीय शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग एक बिल्कुल अच्छा व्यवसाय या अचल संपत्ति का टुकड़ा लेते हैं और इसे वित्तीय दुःस्वप्न में बदल देते हैं। बहुत से लोग अपने निजी जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। वे मेहनत की कमाई लेते हैं और जीवन भर की वित्तीय देनदारियां बना लेते हैं। मैं और भी भ्रमित था, अंदर से थोड़ा आहत था और बहस करना चाहता था। अमीर डैडी मेरे दिमाग से खिलवाड़ कर रहे थे। कई लोगों को धोखा दिया गया है क्योंकि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं थी। हर दिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति की डरावनी कहानियां सुनता हूं जिन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया क्योंकि उन्हें लगा कि एक राय एक सच्चाई है। वित्तीय निर्णय लेते समय किसी राय का उपयोग करना ठीक है, लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए। लाखों लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी गई राय के आधार पर जीवन के फैसले लिए हैं।
और फिर उन्हें आश्चर्य होता है कि वे आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों करते हैं। किस तरह की राय, मैंने पूछ लिया। जवाब देने से पहले अमीर डैडी हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं आपको कुछ सामान्य बातें बताता हूँ जो हम सभी ने सुनी हैं। तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। वह एक अच्छा पति बनेगा। एक सुरक्षित नौकरी ढूंढें और जीवन भर वहीं रहें। डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं। उनके पास एक बड़ा घर है। उन्हें अमीर होना चाहिए। उसके पास बड़ी मांसपेशियां हैं। वह स्वस्थ होना चाहिए। यह एक अच्छी कार है। यह केवल एक छोटी बूढ़ी महिला द्वारा संचालित है। हर किसी के पास अमीर बनने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। पृथ्वी चपटी है। मनुष्य कभी नहीं उड़ेगा। वह अपनी बहन से अधिक चतुर है। बॉन्ड स्टॉक से अधिक सुरक्षित हैं। जो लोग गलतियां करते हैं वे मूर्ख होते हैं। वह इतनी कम कीमत पर कभी नहीं बेचेंगे। वह मेरे साथ कभी बाहर नहीं जाएगी। निवेश जोखिम भरा है। मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। मैं कॉलेज नहीं गया, इसलिए मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आपको अपने निवेश में विविधता लानी चाहिए। आपको अपने निवेश में विविधता नहीं लानी चाहिए। अमीर डैडी लगातार आगे बढ़ते रहे जब तक कि अंततः वे यह नहीं बता सके कि मैं उनकी राय के उदाहरण सुनकर थक गया हूँ। ठीक है, मैंने काफी सुना है। आपका तात्पर्य क्या है? सोचा था कि तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे, अमीर पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुद्दा यह है कि अधिकांश लोगों का जीवन तथ्यों के बजाय उनकी राय से निर्धारित होता है। किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी राय बदलनी होगी और फिर तथ्यों को देखना शुरू करना होगा। यदि आप वित्तीय विवरण पढ़ सकते हैं तो आप अपनी या किसी और की राय पर जाने के बजाय किसी व्यक्ति या कंपनी की वित्तीय सफलता के तथ्यों को देख पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, एक दूसरे से बेहतर नहीं है, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए, खासकर आर्थिक रूप से, आपको अंतर पता होना चाहिए। यदि आप यह सत्यापित नहीं कर सकते कि कोई चीज तथ्य है, तो यह एक राय है। वित्तीय अंधापन तब होता है जब कोई व्यक्ति वित्तीय विवरण नहीं पढ़ पाता है, जिससे उसे किसी और की राय पर निर्भर रहना पड़ता है। वित्तीय पागलपन तब होता है जब राय को तथ्य के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के सही पक्ष पर रहना चाहते हैं, तो आपको तथ्यों और राय के बीच अंतर पता होना चाहिए। कुछ पाठ इससे अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं वहां चुपचाप बैठकर सुनने लगा और यह समझने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वह क्या कह रहा है। यह स्पष्ट रूप से एक सरल अवधारणा थी, फिर भी यह उस पल में मेरे मस्तिष्क द्वारा स्वीकार की जा सकने वाली क्षमता से कहीं अधिक बड़ी थी। क्या आप जानते हैं कि उचित परिश्रम क्या है? अमीर पिताजी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। उचित परिश्रम का सीधा सा अर्थ है अपना होमवर्क करना और यह पता लगाना कि कौन से कथन राय हैं और कौन से तथ्य हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग या तो आलसी होते हैं या शॉर्टकट खोजते हैं, इसलिए वे पर्याप्त परिश्रम नहीं करते हैं। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो गलतियां करने से इतने डरते हैं कि वे केवल उचित परिश्रम करते हैं और फिर कुछ नहीं करते हैं। बहुत अधिक परिश्रम को विश्लेषण पक्षाघात भी कहा जाता है। मुद्दा यह है कि आपको पता होना चाहिए कि तथ्यों और राय को कैसे जांचना है और फिर अपना निर्णय लेना है। जैसा कि मैंने कहा, अधिकांश लोग आज केवल इसलिए वित्तीय संकट में हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शॉर्टकट अपना लिए हैं और अपने जीवन के वित्तीय निर्णय तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि राय, अक्सर या एस की राय के आधार पर ले रहे हैं।
यदि आप बी या आई बनना चाहते हैं तो आपको इस अंतर के बारे में गहराई से पता होना चाहिए। मैंने उस दिन अमीर डैडी के पाठ की पूरी तरह से सराहना नहीं की, फिर भी कुछ पाठों ने मुझे उससे बेहतर काम दिया है। वर्षों बाद 1990 के दशक की शुरुआत में अमीर पिता ने शेयर बाजार को अपनी नजरों से उछल होते हुए देखा। उनकी एकमात्र टिप्पणी थी, ऐसा तब होता है जब उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारी या बड़े वेतन चेक वाले स्वरोजगार लोग करों में अत्यधिक मात्रा में भुगतान करते हैं, बहुत अधिक कर्ज में होते हैं और उनके पोर्टफोलियो में केवल कागजी संपत्ति होती है। वे निवेश सलाह देना शुरू करते हैं। उन लोगों की राय से लाखों लोग आहत होने वाले हैं जो सोचते हैं कि वे तथ्य जानते हैं। अमेरिका के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, यदि आप पोकर गेम में हैं और 20 मिनट के बाद आप नहीं जानते कि पैट्सी कौन है, तो आप पैट्सी हैं। लोग आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों करते हैं? क्या आप विश्वास करेंगे कि अधिकांश लोग स्कूल छोड़ने के दिन से लेकर मरने के दिन तक कर्ज में डूबे रहेंगे? यह सच है। यह औसत मध्यवर्गीय अमेरिकी की वित्तीय तस्वीर है, किसी और की बैलेंस शीट। यदि आप अब खेल को समझते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि उन देनदारियों को किसी और की बैलेंस शीट पर संपत्ति के रूप में दिखाना होगा, जैसे होना, करना, पास।